हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा की प्रैक्टिस लेके आई हूँ और पूर्ण पेडागोजी के प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके बहुत ही मतलब निचले लेवल के हैं, यानी सरल प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न आपके सीटेट में पूछे भी गए हैं। तो हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, अर्थात आपको डेली चैनल पर प्रैक्टिस मिलेगी। और सबसे पहले हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे, पेडागोजी की। और पेडागोजी की प्रैक्टिस के साथ साथ ही हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे हिंदी के। और साथ ही साथ आपको सीटेट से संबंधित ट्रिक और टिप्स, यानी सीटेट पहली बार में ही हम कैसे पास करें, इस पर ट्रिक और टिप्स आपको मिलती रहती है, उस पर भी वीडियो आपको मिलेगी। और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी लगा रहे हैं। और 15 अगस्त से, ठीक है, 15 अगस्त से आपको क्लासें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और डेली वीडियो भी देखते रहें, क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस लगाते रहेंगे तो फिर आपकी पेडागोजी पर पूर्ण पकड़ बन जाएगी। और पेडागोजी पर पकड़ के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी बच्चे को आपको क्या करना है, बच्चे को आपको भाषा सिखानी है या स्वयं भाषा सीखनी है। ठीक है, यानी बच्चा भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। देखो वीडियो लंबी होगी क्योंकि कम से कम हम 15 प्रश्नों को तो सॉल्व करेंगे ही। और इसके साथ साथ ही आपको डेली लाइव क्लास भी मिल रही है, तो आप लाइव से भी जुड़ा करिए, वहां आप कमेंट कर सकते हो लाइव। तो ठीक है, आप लाइव से भी जुड़ सकते हैं। समृद्ध भाषिक वातावरण, अब देखो सबसे पहले हम पूर्ण व्याख्या के साथ प्रश्नों को करेंगे। भाषा के व्याकरणिक नियम, अब व्याकरण के नियमों को याद करके आज तक कोई भी भाषा नहीं सीख पाया है। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तरों से भी हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तकों से भी हम भाषा नहीं सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। यानी बच्चा जो भी भाषा सीखता है, जो भी उसकी भाषा का अर्जन होता है, वो समृद्ध वातावरण से होता है। यानी उसका जो वातावरण है, घर है, परिवार है, विद्यालय है, समाज है, ठीक है, वहां से वो एक भाषा, अच्छी भाषा सीखता है। समृद्ध परिवेश होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, भाषा स्वयं में। ठीक है, अब भाषा स्वयं में क्या है। और हम सीटेट 2024 जो आपका दिसंबर में हो सकता है या फिर आपका जनवरी 2025 में हो सकता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट नेक्स्ट दिसंबर है। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू करते रहिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो क्या, हम प्रैक्टिस प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा स्वयं में, यानी भाषा स्वयं में क्या है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब देखो भाषा क्या है, भाषा स्वयं में क्या एक जटिल चुनौती है। तो जटिल चुनौती नहीं है, क्योंकि जो भी हम भाषा बोलते हैं, सीखते हैं, हमने अपने घर परिवार से सीखी है। तो क्या एक चुनौती का सामना करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। बच्चा स्वयं से घर परिवार में अपने आप से भाषा सीख जाता है। और ये मात्र एक विषय नहीं है और एक संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है। देखो संप्रेषण का साधन तो है, ठीक है, भाषा संप्रेषण का एक साधन है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या फिर होता है। तो राइट आंसर है आपका, व्याघात का अर्थ होता है कि जो मतलब मातृभाषा बच्चे की होती है और दूसरी भाषा जब वो उसी भाषा को परिपक्व रूप से सीखता है, ठीक है, या फिर दूसरी भाषा सीखता है, तो क्या उसकी मातृभाषा का यानी व्याघात मतलब हानि होती है। व्याघात का अर्थ होता है हानि। तो ये क्या है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी ये व्याघात तो होता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो ये किससे संभव है, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं या मौखिक परीक्षाओं।
तो बच्चाओं की जो क्रमिक प्रगति होती है, यानी बच्चे ने भाषा में क्या क्या प्रगति की है, बोलना कितना सीखा है, पढ़ना कितना सीखा है, ठीक है, और उसने लिखना कितना सीखा है, तो बच्चा के जो भाषा के चारों कौशल होते हैं, तो उसमें उसकी कितनी प्रगति हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो लिखित परीक्षाओं से आप उसका लेखा जोखा नहीं रख सकते, उत्तर पुस्तिकाओं से भी नहीं, मौखिक परीक्षाओं से भी नहीं। और ये लेखा जोखा हम कहाँ रखते हैं, सिर्फ भाषा का ही नहीं, सभी विषयों का। तो राइट आंसर है आपका पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी भाषा अर्जन किस तरीके से होता है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को, ठीक है ये बच्चे नहीं है, बच्चों है, बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो आपको भाषा अर्जन में, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। यानी बच्चा जो भी भाषा सीखता है तो उसका अर्थ ग्रहण स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। और भाषा, ठीक है, भाषा का अर्जन कैसा होता है, सहज होता है, सरल होता है। भाषा सीखने की शक्ति बच्चे में जन्मजात होती है, यानी क्षमता होती है। और अगला प्रश्न देखेंगे, देखो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षक। और आप देख पा रहे हैं प्रश्नों का लेवल बहुत सरल है। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हो और हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। और आपकी ये शिक्षण विधियां भी होती हैं और क्लास आपको 15 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर 15 अगस्त को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, क्योंकि उस दिन बिजी हो जाते हैं, तो 16 अगस्त से तो आपको अवश्य ही क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर है आपका भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। देखो व्याकरण आपको भाषा सिखाने में बिल्कुल भी बच्चे को नहीं रटाना है। पाठ्य पुस्तकों से हम भाषा का अर्जन नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई भी शिक्षक है वो भाषा का शिक्षक है, मान के चलिए कोई शिक्षक है और वो संस्कृत का शिक्षक है, ठीक है, तो क्या बच्चे भी संस्कृत का अर्जन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, जब उसी भाषा को विभिन्न रूपों में प्रयोग करेगा, विभिन्न जगहों पर प्रयोग करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने के अवसर दिए जाएंगे, तब वो भाषा का अर्जन कर पाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लिखना, ठीक है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखो एक बेहद जटिल प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है लिखना, और बातचीत भी नहीं है, एक यानी यांत्रिक प्रक्रिया भी नहीं है। यांत्रिक बोलते हैं बार बार करना, किसी चीज का रिपीटेशन। और ये चीजें सीटेट में आपके कठिन वर्ड में आती हैं, कठिन शब्दावली में, और कठिन शब्दावली पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है, तो आप उसे देखें। और ठीक है, सारी क्लासें आपको फिर से दी जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यानी बच्चे जब तक भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो फिर भाषा को कैसे सीखेंगे। और ये आपका भाषा शिक्षण नहीं है, यह आपका शिक्षक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की जरूरत से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी भाषा सीखना सार्थक होता है। यानी जब तक भाषा जो सीखने की प्रक्रिया है, जब तक वो बच्चे की दैनिक जरूरतों से ही नहीं जुड़ी होगी
तो फिर भाषा सीखने का अर्थ क्या है, ठीक है, जब वो अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएगा और तो फिर भाषा सीखना निरर्थक होगा, ठीक है, कठिन भी नहीं होता है और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, पाठ्य पुस्तकों पर बल आपको नहीं देना है और बल वाली चीज आ जाए यानी किसी चीज पर आपको ज्यादा बल देना है, प्रेशर देना है, दबाव बनाना है, ये सभी आपके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ये भी नहीं होगा। ड्राइंग बनवाएंगे, ये भी नहीं होगा। बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। जब तक बच्चा अपने जो भी उसका अनुभव है उसको बोलेगा, अपने उसके जो भी विचार हैं उसको बताएगा, तो उसको भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझने सीखना यानी समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी बच्चा चाहे ठीक है कोई भी बात हो, यानी प्रत्येक बात अपनी यानी प्रत्येक स्थिति में वो भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। अब देखो भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोरी स्लेट भी नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे भाषा को बोलना अच्छी तरह से जानते हैं, तो बोलना कौशल आता है उन्हें। और देखो चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार भी नहीं होता है क्योंकि बच्चा सिर्फ बोलना जानता है, लिखना नहीं जानता है, ठीक है, बोलना भी जानता है, सुनना भी जानता है, 2 कौशलों से पूर्ण आता है और बाकी के 2 कौशल वो विद्यालय में आकर के सीखता है। तो राइट आंसर है नंबर बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाए या फिर जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका भी हो जाए इस बार, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगानी है और विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस आप हमारे साथ लगाइएगा। सभी विषयों के आपको प्रैक्टिस लगवाई जाएंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा क्योंकि प्रैक्टिस लगाने से आपको प्रश्न समझ में आते हैं, पेडागोजी पर पकड़ बनती है और 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी पर अगर आपको पकड़ बनानी है और सीटेट में आपको पास होना है, ठीक है, सीटेट पास करना है पहली बार में ही, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। आपको स्वयं पीवाईक्यू लगा सकते हो, पीवाईक्यू की एक आप सॉल्यूशन बुक भी खरीद सकते हो, अन्यथा सारे सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है, 2011 से और अभी आपके 2024 तक जितने भी ठीक है पीवाईक्यू है आपको सभी कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्टों के कराए जाएंगे, सिर्फ आपका मैथ और साइंस छोड़ करके, ठीक है। पेपर 2 में भी आपका एसएसटी की सभी पीवाईक्यू लगवाई जाएंगी और प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। देखते हैं इसे प्रश्न को। तो बहुभाषिकता, देखो बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता कहती है यानी आपकी कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाले बच्चे। तो ये क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। देखो भाषा सीखने में बाधा बिल्कुल भी नहीं होती है बहुभाषिकता, और भाषाई समृद्धि को खतरे में भी नहीं डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न भी नहीं करती है। और बहुभाषिकता क्या है, यानी एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे। तो राइट आंसर है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, पढ़ना,
सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना। और ये आपके दो होते हैं, अभिव्यक्तात्मक और एक होता है आपका ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक यानी ग्रहण करना, किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अभिव्यक्तात्मक यानी व्यक्त करते हैं, ठीक है। अभी का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है। अभी का अर्थ होता है स्वयं। तो यानी जब हम स्वयं से कोई भी चीज व्यक्त करते हैं तो व्यक्त हम किस तरीके से करेंगे, या तो बोल करके कर सकते हैं या फिर लिख करके कर सकते हैं। तो ये आपका, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखो सुनना, सुन करके हम ग्रहण करते हैं और इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये ग्रहणात्मक हो गया। इसमें सुनना है, फिर बोलना है, तो इसमें सुनना आ रहा है। इसमें लिखना और पढ़ना, इसमें पढ़ना आ गया, पढ़कर भी करके भी हम ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर सी, बोलना और लिखना। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेतों चिन्हों का संबंध बनाना। देखो प्राथमिक स्तर पर नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। अब विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग के अवसर आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे को देने हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बच्चे अपनी बात कह सके, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सही है। ध्वनि संकेतों और चिन्हों में संबंध बनाना, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, यानी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। जहां भी बात आपके कंठस्थ करने की आ जाए, याद करने की आ जाए, रटने की आ जाए, ठीक है, तो वो आपका निगेटिव पॉइंट होता है और ये ऑप्शन आपका गलत होता है। और वर्णमाला को सिर्फ कंठस्थ नहीं कराना है, बच्चे को एक अच्छी प्रॉपर भाषा सिखानी है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, तो बाधा क्यों होगा भैया, ठीक है। कक्षीय जटिलताओं को भी नहीं बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनके घर में दो भाषाएं बोली जाती हैं या फिर उनके परिवेश में दो भाषाएं बोली जाती हैं, जो भी उनका माहौल होता है, ठीक है। स्कूलों में भी दो भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरीके से तो ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और ये पाया भी गया है कि जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोल लेते हैं, दो भाषी होते हैं या फिर बहुभाषी होते हैं, तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होता है। और देखो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें और आप वीडियो अवश्य देखा करें। देखो इतने सब्सक्राइब होने के बावजूद भी अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा वॉच टाइम इनकम्प्लीट है अभी। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर आप बीच में वीडियो छोड़ देते हो तो इम्प्रेशन डाउन हो जाता है, फिर वीडियो यूट्यूब उसको सजेस्ट में नहीं भेजता है। तो प्लीज आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और दिल से चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो। और तो फिर आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, फुल वॉच कर सकते हो, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अन्य वीडियो भी देख सकते हो। प्रश्न देखते हैं, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण का ही अनुगमन करती है। तो देखो सिर्फ नियमों से भाषा नहीं निखरती है, हम बिना नियमों के भी एक अच्छी भाषा बोल लेते हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े होते हैं तो क्या वो भाषा नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ विद्यालय से ही नहीं सीखी जाती है, विद्यालय जाने से पूर्व भी बच्चे भाषा सीखते हैं। और जो लोग विद्यालय नहीं जाते हैं उनकी भी भाषा पूर्ण अच्छी होती है, वो भी भाषा से लैस होती है और सदैव व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो राइट आंसर है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये प्रश्न भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। यानी आप बच्चे को एक भाषा सिखा रहे हो, ठीक है, दूसरी भाषा, और जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी ज्यादातर हम जब भी दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बना करके
और फिर हम बच्चे को दूसरी भाषा सिखाते हैं। लेकिन मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए हुए किस विधि से हम बच्चे को दूसरी भाषा सिखा सकते हैं? तो राइट आंसर है आपका प्रत्यक्ष विधि। देखो, अनुवाद विधि में तो मातृभाषा यानी जो भी भाषा सिखा रहे हैं उसका मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। द्विभाषी विधि में भी यही होता है, अप्रत्यक्ष विधि में भी यही होता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा यानी जो भी भाषा सिखाते हैं उसके प्रत्यक्ष बच्चे के सामने वो भाषा प्रस्तुत की जाती है। जैसे कि आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ सिर्फ जो भी वहाँ के टीचर होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, वहाँ सभी यानी इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और बच्चा की अगर मातृभाषा हिंदी है या कोई भी अन्य भाषा है तो वहाँ वो उस भाषा को प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सीख लेता है, यानी मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए हुए। तो देखो, अभी प्रश्न तो आपके बहुत हैं और लेकिन फिर वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। इन प्रश्नों को हम कल की वीडियो में लेंगे, अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कमेंट भी अवश्य किया करें। आप अगर कमेंट करते हो तो उससे भी इंप्रेशन बढ़ता है। और आपके एक लाइक से देखो, आपका कुछ नहीं बनने वाला, हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो तो इंप्रेशन बढ़े और हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा व्यूज आए और हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो। और हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक से, आपके कमेंट से, कि आपके लिए हम भी और भी कुछ अच्छा लेके आए। तो मिलते हैं ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, यानी डेली आपको प्रैक्टिस सेट और टिप्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।